गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अध्याय 10 ऊष्मा एवं तापमान का आज ये छठा लेक्चर है। इससे पहले ऊष्मा के बारे में आपको जो भी चीज़ें बताई गई थी आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे जो है हर एक वीडियो महत्वपूर्ण है पूरा ऊष्मा और तापमान समझने के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है मतलब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, लगभग समाप्ति की तरफ है ये अध्याय। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तुल्यांक का मतलब क्या होता है? अगर तुल्यांक शब्द को आप देखेंगे तो तुल्यांक का मतलब तो तुलना करना या उसके तुल्य, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि ये हमारी माता के तुल्य हैं या पिता के तुल्य हैं, मतलब कि वहाँ पे बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है, हीट जो है एक ऊर्जा है, और यांत्रिक जो है यांत्रिक कार्य करना भी एक ऊर्जा ही है। तो मतलब ऊर्जा के दो अलग अलग रूपों की तुलना करना, अर्थात ये है कि ऊष्मा, मान लीजिए ऊष्मा का मात्रक क्या हमने आपको बताया था, कई मात्रक बताया था, कैलोरी बताया था, किलो कैलोरी बताया था, CHU बताया था, BTU बताया था, मतलब सेंटीग्रेड हीट यूनिट बताया था, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बताया था। तो ये सारे मात्रक ऊष्मा के बताए गए थे। ऊष्मा का मात्रक एक जूल भी बताया गया था, और जूल किसका मात्रक होता है? मैकेनिकल कार्य का, मतलब यांत्रिक कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसमें ऊष्मा और कार्य का तुलना किया जाएगा कि ऊष्मा कितने कार्य के बराबर होती है। तो देखिएगा, ऊष्मा तथा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा मतलब ऊष्मा जो है ऊर्जा, ये ऊष्मा ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय का मतलब क्या? एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी यांत्रिक कार्य में खर्च की गई ऊर्जा, किसी यांत्रिक कार्य, कोई आपने मैकेनिकल काम किया है, उसमें खर्च की गई ऊर्जा और किए गए कार्य द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात स्थिरांक होता है। मतलब कि किसी यांत्रिक कार्य में खर्च की गई ऊर्जा, अगर आपने कोई मतलब किसी वस्तु द्वारा कोई काम कराया जाता है तो वो मैकेनिकल काम होता है, मतलब यांत्रिक कार्य होता है। अब उस मैकेनिकल कार्य में खर्च की गई जो ऊर्जा होती है, खर्च की गई ऊर्जा और उससे जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो इस स्थिरांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। और इसी नियम को जूल का नियम कहा गया है। अब आगे देखिएगा, जूल का जो नियम है, W क्या है? किया गया कार्य है, और H क्या है? उत्पन्न ऊष्मा है। अतः जो हम जूल का नियम पढ़ रहे हैं या जो हम ये पढ़ रहे हैं कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है, तो इस वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि W अगर किया गया कार्य है और H जो है उत्पन्न ऊष्मा है, तो परिभाषा के हिसाब से कार्य और ऊष्मा का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो किया गया कार्य बटे में उत्पन्न ऊष्मा, ये किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। उस कांस्टेंट को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? जे से, जिसको क्या बोला जाएगा? जूल। तो किया गया कार्य बटे में उत्पन्न ऊष्मा बराबर हो गया जूल, जे के बराबर हो गया। तो अभी जो हमने आपको बताया था कि किया गया कार्य और जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, उनका अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे जे क्या है? स्थिरांक है। इसको, इसी जे को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं। अब जो स्थिरांक जे है, इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कैलोरी। क्यों? ये जो आपका जे है, जे बराबर क्या है? W बटे में एच है। तो W का मात्रक क्या है? जूल, और हीट, H का मतलब क्या होता है? हीट, मतलब ऊष्मा। तो ये जो W है आपका मैकेनिकल कार्य है, यांत्रिक कार्य है, और H क्या है? ऊष्मा है। तो यही बताया गया है कि यांत्रिक कार्य मतलब W और ऊष्मा का अनुपात हो वो कांस्टेंट के बराबर होता है, नियत, वो नियत होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जे बोलेंगे, ठीक है, कांस्टेंट को। तो जे का मात्रक यहीं से आपका उत्पन्न किया जा सकता है। तो W का मात्रक मतलब कार्य का मात्रक जूल और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। तो ये मात्रक क्या हो जाएगा जे का? जूल प्रति कैलोरी या जूल प्रति किलो कैलोरी, क्योंकि क्या ऊष्मा का मात्रक किलो कैलोरी भी होता है। तो इस प्रकार से जे बराबर होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। इसका मतलब ये है कि जे बराबर 4200 जूल प्रति किलो कैलोरी भी होता है, क्योंकि अगर कैलोरी को किलो कैलोरी में बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4200 जूल प्रति किलो कैलोरी। तथा 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 4200 जूल कार्य होता है। मतलब 1 किलो कैलोरी
अगर उष्मा लगी है तो वो किसके बराबर होगा, मैकेनिकल कार्य 4200 जूल के बराबर होगा। तो 1 किलो कैलोरी जो उष्मा का मात्रक होगा वो 4200 जूल के बराबर होगा। इस बात से तात्पर्य यही है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो उपरोक्त परिभाषा है उससे तात्पर्य ये है कि 4200 जूल कार्य करने से 1 किलो कैलोरी उष्मा उपजती है। यहाँ विचारणी है कि कार्य का मात्रक जूल है, उष्मा का मात्रक कैलोरी है। तो 4200 जूल कार्य करने से 1 किलो कैलोरी उष्मा उपजती है। दोनों बात एक ही होगी कि 4200 जूल जो कार्य है वो 1 किलो कैलोरी उष्मा के बराबर है, या 4200 जूल कार्य करने से 1 किलो कैलोरी उष्मा उपजती है। अगला जो हमारा है, इससे पहले हमने आपको कैलोरीमिति का सिद्धांत बताया था। तो कैलोरीमिति के सिद्धांत पे हमारे सामने आपके सामने एक प्रश्न है असाइनमेंट का। तो इसका डायग्राम देखिए आप। एक जो है आप देखिए, एक जो है आपका ये कोई कंटेनर है, पात्र है जिसमें पानी रखा गया है और पानी का द्रव्यमान कितना है, m ग्राम है। तो इसमें दिया गया है कि पानी जो है 80 लीटर है, मतलब ये जो पानी है इसमें कंटेनर में 80 लीटर है। इसमें 40 लीटर आप पानी और डाल दिया जाता है। तो जो पहले पानी था 80 लीटर, उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जो बाद में 40 लीटर वाला पानी डाला गया है उसका तापमान कितना था, 70 डिग्री सेल्सियस। तो क्या दोनों पानी जो मिलाए गए हैं उनका तापमान कुछ समय बाद भी अलग अलग ही रहेगा? मतलब 80 लीटर जो पानी था वो 10 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा और जो 40 लीटर डाला गया है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा? नहीं, दोनों में ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगेगा और ये तब तक होगा जब तक कि ऊष्मीय संतुलन न हो जाए। तो ऊष्मीय संतुलन क्या कहता है? ऊष्मीय संतुलन के सिद्धांत से दो अलग अलग भिन्न तापमान के, मतलब जैसे एक पानी था जिसकी मात्रा कितनी थी 80 लीटर, वो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पे था। उसमें दूसरा पानी मिलाया गया है जिसका 40 लीटर पानी मिलाया गया है और तापमान कितना था, 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो ज़्यादा तापमान वाला था। तो दोनों को मिलाया जाएगा तो कुछ स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का तापमान, पूरे मिश्रण का तापमान बराबर हो जाएगा। तो मिश्रण का तापमान बराबर हो जाएगा तो ये कब पॉसिबल होगा, कैसे होगा? इससे ये होगा कि जो 70 डिग्री सेल्सियस वाला पानी था उसके पास उष्मा ज़्यादा है और जो 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी था उसके पास उष्मा कम है। तो 70 डिग्री सेल्सियस वाले से उष्मा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी के पास जाएगी और ये तब तक जाएगी जब तक कि दोनों के तापमान बराबर न हो जाएं। तो हम मान लेते हैं कि मिश्रण का तापमान T डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कब होता है? जब दोनों का तापमान बराबर हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि मिश्रण का तापमान कितना हो जाता है, T डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका 70 डिग्री सेल्सियस वाला पानी था उसने कितनी उष्मा दिया होगा, तो उसको हम दी गई उष्मा बोलेंगे। तो दी गई उष्मा Q2, हम जो 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पानी था 40 लीटर का, उससे ये देखेंगे कि उसने कितनी उष्मा दिया है। तो देखिए 40 लीटर जो पानी है उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम होगा। दी गई उष्मा Q2 बराबर M2 गुणे S2 गुणे डेल्टा T। M2 का मतलब पानी का द्रव्यमान, S2 का मतलब पानी की विशिष्ट उष्मा और डेल्टा T का मतलब जो कितना तापमान में परिवर्तन हुआ है। तो दी गई उष्मा मतलब 40 किलोग्राम गुणे पानी की विशिष्ट उष्मा 1 और 70 माइनस T, मतलब जो 70 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान का पानी मिलाया गया था तो 70 उसका तापमान था और मान लीजिए कि मिश्रण का तापमान कितना हो जा रहा है T, तो तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 70 माइनस T। तो यहाँ से हमने दी गई उष्मा निकाल लिया। अब ली गई उष्मा क्या होगी, उसको हम Q1 से प्रदर्शित करते हैं। Q1 बराबर M1 गुणे S1 गुणे डेल्टा T। M1 कितना है 80 किलोग्राम, S1 का मान 1 और डेल्टा T मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे था, मिश्रण का तापमान T डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो तापमान में परिवर्तन कितना हो गया है, T माइनस 10। तो ये हमने T माइनस 10 कर दिया है। अब उष्मा के संतुलन के सिद्धांत से दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, तो इसका मतलब Q1 और Q2 बराबर होंगे। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को बराबर करेंगे तो ये देखिए 80 गुणे 1 गुणे T माइनस 10 है, तो ये 80 T माइनस 800 हो जाएगा। और इधर 40 गुणे 1 गुणे 70 माइनस T है, तो ये 2800 माइनस 40 T हो जाएगा। 40 T को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 80 T में जुड़ जाएगा, तो 80 T प्लस 40 T हो जाएगा
और 800 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 2800 में जुड़ जाएगा, तो ये 2800 प्लस 800 हो जाएगा। तो 80T और 40T मिलकर के 120T हो गया, और 2800 और 800 मिलकर 3600 हो गया। तो T बराबर क्या हो जाएगा 3600 बटे में 120, और ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। 3600 में 120 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो मिश्रण का तापमान हमें पता चल गया कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि मिश्रण का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब ये कि जो 80 लीटर वाला पानी था, 80 लीटर वाला पानी जो पहले पात्र में रखा गया था शुरुआती स्टेज में, उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। बाद में इसी पानी में 40 लीटर और पानी मिलाया गया, लेकिन ये जो 40 लीटर पानी मिलाया गया था इसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में तापमान में अंतर था। तो हुआ क्या था कि एक स्थिति ऐसी आई थी कि 70 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान वाला पानी था उसने अपनी ऊष्मा दिया था, और जो 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी था उसने ऊष्मा लिया था। तो ये तब तक हुआ होगा जब तक कि दोनों का तापमान बराबर न हो जाए। तो तापमान जो बराबर हो गया है, तो बराबर होकर कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब जो पूरे पात्र में अब तो पानी कितना हो गया 80 लीटर पहले था, 40 लीटर और 120 लीटर पानी हो गया। अब पूरे 120 लीटर पानी का तापमान कितना हो गया है 30 डिग्री सेल्सियस। इसी सिद्धांत पे कैलोरीमिति का जो सिद्धांत हमने आपको कल पढ़ाया था उस पर अगला प्रश्न है। इसके ड्राइंग देखिए, फिर पहले ही जैसे प्रश्न की तरह है ये, कि एक पात्र है जिसमें M1 लीटर पानी है और उसमें फिर M2 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो पहले जो पानी था 25 लीटर पानी था और उसका तापमान कितना था 12 डिग्री सेल्सियस। पहले जो पानी पात्र में रखा गया था वो केवल M1 लीटर मतलब 25 लीटर पानी था, और उसका तापमान कितना था 12 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें और पानी डाल दिया गया है। वो पानी की मात्रा आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो पानी मिलाया गया है वो 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान का पानी था। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को बदलते हुए ये कर दिया है कि मिश्रण का तापमान कितना हो गया है 33.75। मतलब कुछ समय बाद पूरे पानी का तापमान कितना हो गया है 33.75, अर्थात कि मिश्रण का तापमान कितना हो गया 33.75। ये कैसे हो गया है, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस के जो तापमान वाला पानी जब 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले पानी से मिला है, तो 70 डिग्री सेल्सियस अधिक ऊष्मा पे है और 12 डिग्री सेल्सियस कम ऊष्मा पे है। तो अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की तरफ ऊष्मा प्रवाहित हुई होगी, तो कम वाले का तापमान बढ़ा होगा और अधिक वाले का तापमान घटा होगा। और ये पूरा एक स्थिति ऐसी आई कि पूरे पानी का तापमान बराबर हो गया, और बराबर होकर कितना हो गया है 33.75 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा पहले पानी था उसने कितनी ऊष्मा लिया, और जो बाद में मिलाया गया है पानी उसने कितनी ऊष्मा दिया, क्योंकि बाद वाला पानी जो मिलाया गया है वो ज़्यादा तापमान पे था। और अब पूरे पानी का तापमान 33.75 हो गया, 33.75 हो गया। इसका मतलब कि बाद में जो पानी मिलाया गया उसने ऊष्मा दिया है, क्योंकि तापमान घटा है। और जो पहले वाला पानी था 12 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन पूरे मिश्रण का तापमान 33.75 हो गया। तो इसका मतलब पहले वाली पानी का भी तापमान बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है, अर्थात पहले वाले पानी ने ऊष्मा लिया है। तो ऊष्मा के संतुलन की स्थिति में दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब ली गई ऊष्मा को हम Q1 से बोल देते हैं कि ली गई ऊष्मा मान लेते हैं कि Q1 है। तो Q1 की हम गणना कैसे करेंगे, पानी के द्रव्यमान में पानी की विशिष्ट ऊष्मा की गुणा कर देंगे और उसके तापमान में जो वृद्धि हुई है उसकी गुणा कर देंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो आपका 12 डिग्री सेल्सियस पे 25 लीटर पानी था उसने कितनी ऊष्मा लिया है। तो ये बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। सूत्र आप देखिएगा कि Q1 बराबर M1 गुणे S1 गुणे डेल्टा T। तो 25 लीटर पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम, और विशिष्ट ऊष्मा कितनी 1 मान लेते हैं। तो M1 के जगह पे 25 रख दिया, S1 की जगह पे 1 रख दिया, और देखेंगे कि तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले तापमान कितना था 12 डिग्री सेल्सियस, और बढ़कर कितना हो गया है 33.75। तो 33.75 में से 12 घटा लेंगे, मतलब डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी पता चल जाएगा, और डेल्टा टी का भी गुणा ही कर देना है। तो 33.75 माइनस 12 डिग्री सेल्सियस का गुणा हो जाएगा 25 गुणे 1 में। तो ये अब जो आपका हो जाएगा, ये तो आपकी ली गई ऊष्मा हो जाएगी, क्योंकि 12 डिग्री सेल्सियस वाले ने ऊष्मा लिया है। अब आपका जो दी गई ऊष्मा कैसे निकालेंगे, दी गई ऊष्मा जो होगी Q2 बराबर M2 इंटू S2 इंटू डेल्टा टी। अब हमें पानी का द्रव्यमान मालूम नहीं है, तो इसको हम M2 मान लेते हैं कि M2 kg पानी था। अगुड़े 1 अगुड़े देखेंगे तापमान में कितनी कमी हुई है। तो पहले तापमान 70 था, लेकिन मिश्रण का तापमान 33.75 हो गया। इसका मतलब कि बाद वाला जो पानी मिलाया गया उसका भी तापमान कितना हो गया 33.75। तो देखेंगे कि तापमान में वृद्धि कितनी हुई है। तो ये कैसे पता लगेगा, 70 में से 33.75 घटाएंगे, और लेकिन कितनी ऊष्मा दिया है ये कैसे पता चलेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, Q2 बराबर M2 गुणे S2 गुणे डेल्टा टी।
ठीक है। तो M2 का मान हमें पता नहीं है, तो M2 को हम मान लेते हैं कि M2 kg, और यहाँ से जो हमारा M2 आएगा वो सीधे सीधे kg में आएगा। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि चूँकि पानी ही मिलाया गया है तो एक ही होगा, और ये डेल्टा टी कि कितने तापमान में परिवर्तन हुआ है, तो M2 गुणे 1 गुणे डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा टी का मान निकल आएगा। अब दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होती है। तो ली गई ऊष्मा तो हमें पता थी कि 25 गुणे 1 गुणे 33.75 माइनस 12, और ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 1 गुणे 21.75, क्योंकि 33.75 में से 12 घटेगा तो 21.75 आएगा। इधर से क्या आएगा, M2 गुणे 1 गुणे 70 में से 43.75 घटेगा तो 36.25 आएगा। तो इधर से M2 को सिंप्लीफाई सरल करेंगे तो ये 25 गुणे 21.75 है, और ये बटे में क्या आ जाएगा 36.25। तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा 15 kg। तो M2 का मान कितना आ गया 15 kg, और इसको लीटर में बदलेंगे तो 15 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि जो पानी बाद में मिलाया गया है वो कितना था 15 लीटर था, या 15 kg का ही है। जो आपका अगला प्रश्न है ये बहुविकल्पी है। इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न ये है कि इस नियम के अनुसार, क्वेश्चन है कि इस नियम के अनुसार ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते हैं या कथन संबंधित है। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया कि इस नियम के अनुसार, किसी नियम की बात हो रही है और उस नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते हैं, यह कथन संबंधित है। तो पहला है जूल के नियम से, दूसरा है हुक के नियम से, तीसरा है क्लासियस के नियम से, चौथा है न्यूटन के नियम से। तो देखिए अगर इस प्रश्न के बारे में अगर हमें उत्तर नहीं भी पता होता तो थोड़ा सा हम एक दिमाग ये लगाते कि न्यूटन का नियम, हमें साफ साफ पता है कि न्यूटन का नियम बल से संबंधित है। तो ऊष्मा और कार्य में तो न्यूटन आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि उस न्यूटन का नियम किससे है, बल से है। बताया गया था ना कि न्यूटन का नियम F बराबर M में जब कोई न्यूटन के 3 नियम बताए गए थे, तो ये तीनों नियम बल से संबंधित है या जड़त्व से संबंधित है। हुक का नियम किससे, प्रत्यास्था से, मतलब कोई तार अगर खींचा जाता है तो फिर अपनी स्थिति में आ जाता है, तो वहाँ पे हुक का नियम आता है। तो इसका मतलब कि हुक का नियम ऊष्मा और कार्य में आएगा ही नहीं आएगा, तो उसमें हुक के नियम भी गलत हो गया। और क्लासियस का नियम क्लासियस और जूल के नियम से थोड़ा सा संबंधित है, तो क्लासियस का नियम इसमें नहीं होगा, और आपका जो उत्तर बच जाएगा पहला एक जूल का नियम। तो पहला जूल के नियम से। और ऐसे भी मैं आपको जो आज का क्लास पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया ही गया है कि ऊष्मा और कार्य दोनों ऊर्जा ही हैं और दोनों को परस्पर बदला जाता है। जैसे हमने अभी आज ही की क्लास में बल्कि दिखाया था कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मतलब ऊष्मा कितने कार्य के बराबर होगी, कितने कार्य के तुल्य होगी। तुल्यांक का मतलब क्या होता है, तुल्यता। अब ये तो हो गया पहले प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो गया, ए। दूसरा जो प्रश्न है कि ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। तो देखिएगा ऊष्मा जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसके सारी जो है पॉइंट बताया गया था। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि ऊष्मा संचरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमने आपको 3 विधियाँ बताया था ऊष्मा संचरण की। पहली बताया था चालन, दूसरी संवहन, तीसरा रेडिएशन। तो देखिए ऊष्मा संचरण की विधि इसमें नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ऊष्मा संचरण की ये तो विधि है, तो हमसे तो नहीं पूछा जा रहा, तो ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकिरण भी गलत हो जाएगा, संवहन भी गलत हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि ऊष्मा संचरण की विधि है तो ये तीनों उत्तर आपके सही हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये विधि नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पायरोमीटर। ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव की परीक्षा में, जहाँ पे कि आपको आते हुए भी आप गलत कर देते हैं, क्योंकि ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है और यहाँ पे क्या है 3 विधियाँ दिया हुआ है, तो आपके ये तीनों उत्तर गलत काटना होगा, ये उत्तर आपका सही होगा। अब आपका अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आई थिंक आपके स्क्रीन पे आएगा, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको जो पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, इसको मैं आपको बहुत जोर दे करके बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। हमने ये बताया था कि तापमान के कारण ठोस में, द्रव में, गैसों में प्रसार होता है, मतलब चीज़ें क्या होती है, फैलती होती है। तापमान के कारण उनमें क्या होता है, प्रसार होता है, वो फैल जाती हैं। जैसे उदाहरण दिया था रेल की पटरी। रेल की पटरी के दो पटरियों के बीच में जगह इसीलिए छोड़ा जाता है कि गर्मी में उनमें क्या होता है, रेखीय प्रसार हो जाएगा, तो वो क्या होंगी, पटरियाँ बढ़ेंगी, उनके बीच में जगह मिलनी चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो सकें। तो रेखीय प्रसार भी हमने बताया था, क्षेत्रीय प्रसार भी बताया था, आयतन प्रसार भी बताया था।
और इन तीनों का गुणांक भी निकालने का तरीका बताया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने नोट करके लिखा था कि रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांक में जो संबंध होता है उसको अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक का संकेत क्या होता है? अल्फा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का क्या होता है? बीटा। और आयतन प्रसार गुणांक का क्या होता है? गामा। तो इन तीनों में अनुपात क्या होता है? 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का। तो ये फैक्ट वाले तथ्यात्मक प्रश्न है, इसमें आपको सीधे सीधे याद ही करना पड़ेगा। तो अल्फा संबंधित बीटा संबंधित गामा का जो अनुपात होता है 1 संबंधित 2 संबंधित 3, याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन, देखिए आपके ऑब्जेक्टिव परीक्षा में प्रश्न थोड़ा सा उल्टा पूछा जा सकता है, और जहाँ पे नहीं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अक्सर जो है स्टूडेंट गलती कर देते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उष्मा का सुचालक नहीं है। तो देखिएगा, एल्युमिनियम उष्मा का क्या है? सुचालक है। मतलब अगर एल्युमिनियम के एक सिरे को गर्म करेंगे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तांबा भी सुचालक है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? आप ध्यान तो दीजिए, ये कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये आपका गलत है, ये भी उत्तर गलत है। इस प्रश्न के लिहाज से ये दोनों उत्तर गलत हो रहे हैं। और चांदी भी सुचालक है, तो ये भी गलत है। अब बच क्या गया? 4 उत्तर में से अगर कोई एक उत्तर सही होना है और 3 आपने गलत काट दिया है, तो चौथे पे आपको जो है बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं, वो तो सही ही होगा। ठीक है, तो ये आपका कांच क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि तीनों को हमने लॉजिक के आधार पे कहीं ना कहीं, जब हमने आपको धातु अधातु चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था। अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि बहुत उच्च तापमापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ये बात आपको बताई गई थी कि उच्च तापमान मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा तथ्यात्मक प्रश्न है जिसमें आपको सीधे सीधे तथ्य याद रखना पड़ता है? तो उच्च तापमान मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।